हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 4 विषय पर्यावरण और हमारा जो लेसन है बच्चों वो है, आज चल रहा है अनीता की मधुमक्खियां। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अनीता की मधुमक्खियां जो लेसन का नाम है वो क्यों इस लेसन का नाम अनीता की मधुमक्खियां पड़ा। अनीता की मधुमक्खियां ये हमारे पाठ का नाम है अनीता की मधुमक्खियां। बच्चों पाठ का नाम है। इसमें ये बताइए, आप जानते होंगे बच्चों कि शहद सुने हैं, शहद कभी देखे हैं? शहद देखे हो बेटा? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं इसमें कुछ, ये बताओ कि हमें हमें प्रश्न है ये हमारा कि हमें, ठीक है, शहद सर कौन सा लेसन है? कहाँ से मिलती है? ये प्रश्न है मेरा। इसमें लिखा है कि हमें शहद कहां से मिलती है। तो क्या मालूम है आपको कि शहद कहां से मिलती है? मधुमक्खियों से। कहां से मिलती है शहद बेटा? तो मैं आपको बता दूं कि शहद आपको कहां से मिलती है। तो शहद हमें किससे? मधुमक्खियों के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? मधुमक्खियों के द्वारा। शहद कौन बनाता है? मधुमक्खियां बनाती हैं, ठीक है ना। तो यदि यह कहूं मैं ऐसा कि शहद का निर्माण कौन करता है, शहद कौन बनाता है, तो आप कहेंगे कि शहद जो है मधुमक्खियों के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है ना। शहद मधुमक्खियों के द्वारा बनाई जाती है। अब वो शहद कैसे बनाती है, शहद कैसे बनाती है, तो आप जानते हैं कि मधुमक्खियां क्या करती है। मधुमक्खियां अपने किसी पेड़ पर या किसी ऊंची इमारत पर, ठीक है ना, अपना एक घर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम छत्ता कहते हैं, जिसे हम छत्ता कहते हैं। उसको शहद का या मधुमक्खी का छत्ता कह सकते हैं। तो मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसमें मैंने आपको बता दूं कि इस तरह से मधुमक्खी का छत्ता, जैसे ये कोई पेड़ की शाखा है तो इसमें ऐसे मधुमक्खी का छत्ता इस तरह से लटका हुआ छत्ता होता है। और इसमें ऐसे छोटे छोटे क्या बने होते हैं, इसमें बॉक्स बने होते हैं, एक खंड बने होते हैं। इस मधुमक्खी के छत्ते में ऐसे छोटे छोटे खंड रहते हैं और इस तरह से आपने मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ देखा होगा, ये ठीक है ना। तो इस तरह से एक ये शहद का छत्ता होता है जो किसी भी पेड़ पर और या किसी बिल्डिंग पर, किसी इमारत पर इस तरह से लटका हुआ होता है और इसमें मधुमक्खियां रहती हैं। ये मधुमक्खियों का घर है। क्या है ये मधुमक्खियों का घर है और इस घर में मधुमक्खियां रहती हैं और यहीं पर शहद का निर्माण होता है। इसी घर में मधुमक्खियों के छत्ते में ही शहद का निर्माण होता है।
अब शहद का निर्माण होता कैसे है? तो मधुमक्खियां क्या करती हैं? मधुमक्खियां फूलों का जाती हैं उड़ करके, और उड़ करके जाती हैं और वहां से फूलों का रस, अलग अलग प्रकार के कई तरह के फूलों का रस लाती है, और वो रस लाने के बाद जो है यहाँ पर एकत्र करती हैं, और उसी रस से इस शहद का निर्माण होता है। इसमें होता क्या है कि वैसे लीची लीची सुने हैं ना, तो जो लीची का फल होता है, लीची का पौधा होता है, उस लीची के पौधे में जो फूल लगते हैं, उन फूलों का रस मधुमक्खियों को बहुत पसंद है। लीची के किसके? लीची के पौधों का, ये लीची के जो फूल होते हैं, उन फूलों का रस मधुमक्खियों को बहुत पसंद है। तो मधुमक्खियां उन लीची के पौधों का रस क्या करती हैं? वो किसके पौधे होते हैं बच्चों? लीची, ठीक है ना? लीची के फूल, लीची के फूलों का, ठीक है ना? तो जहां पर जिस जगह में लीची के पेड़ होते हैं, वहां पर मधुमक्खियां क्या करती हैं? या अन्य पुष्प हैं, जरूरी नहीं कि लीची भर के, मान लीजिए कहीं पर लीची के फूल नहीं है तो दूसरे फूलों का रस, लेकिन लीची के फूल उन्हें ज्यादा पसंद है, तो अन्य फूलों का वो रस लाती हैं और रस ले करके और एकत्र करती हैं यहाँ पर अपने घर में, और घर पर एकत्र करने के बाद वो शहद का निर्माण करती है। तो इस जो छत्ता होता है, इस छत्ते में बच्चों 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। कौन कौन सी? तो एक तो मधुमक्खी होती है रानी मक्खी। कौन होती है? एक होती है रानी मक्खी, एक रानी मधुमक्खी, ठीक है ना? दूसरी होती है इसमें, दूसरी कौन सी होती है? एक होती है इसमें नर नर मधुमक्खी, और इसमें एक और बच्चों तीसरी तरह की मक्खियां होती है जिनका बहुत बड़ा रोल होता है, ये जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उसको हम कहते हैं क्या? मजदूर मक्खियां या काम वाली, ठीक है ना? उनको कहते हैं मजदूर, या किसी को कह सकते हैं काम या कार्य करने वाली, है ना? काम वाली मक्खी। तो ये इस छत्ते में बच्चों 3 तरह की मक्खियां होती हैं। कौन कौन सी? रानी मक्खी, ये नर मधुमक्खी, और ये मजदूर मक्खी। तो मालूम है इसमें से जो इस घर का निर्माण करती है, इस घर का निर्माण कौन करता है? मजदूर मक्खियां करती। जो कार्य करने वाली मक्खियां होती हैं वो ही छत्ते का या छत्ते का निर्माण करती है, मजदूर मक्खी, ठीक है ना? इसके अलावा इसमें जो रानी मक्खी होती है उसका कार्य क्या होता है? तो रानी मक्खी का जो काम है वो है बच्चों अंडे देना। क्या है? अंडे देने का कार्य। मतलब यह है कि रानी मक्खी क्या करती है? ये अंडे देती है। ठीक है ना? रानी मक्खियां अंडे देती हैं, और जो मजदूर मक्खियां हैं ये छत्ते का निर्माण करती हैं, और अंडे से जो बच्चे तैयार होते हैं उन बच्चों को देख रेख करती है, उनकी सेवा करती है, उनके लिए भोजन लाती है, ठीक है ना? उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है। मतलब सारा कार्य कौन करता है? ये मजदूर मक्खियां जो होती है इसमें ये सारा कार्य करती है। इन्हीं का कार्य है भोजन की तलाश करना। इनका कार्य है क्या? भोजन की तलाश करना। भोजन की तलाश करने के बाद ये वहां जाती हैं, बगीचों में उड़ उड़ करके जाती हैं, और वहां से फूलों का रस एकत्र करके ला करके यहाँ एकत्र करती हैं, जिनसे छोटी मक्खियां होती हैं वो छोटी मक्खियां उन रसों को पीती हैं, और उनसे पी करके वो भी बड़ी होती है और फिर वो भी काम शुरू कर देती है। तो ये कार्य किसका है? मजदूर मक्खी
बच्चों को तैयार करना, अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, जो बच्चे तैयार होते हैं, उन बच्चों को तैयार करना, उनकी देखरेख करना, सारा कार्य मजदूर मक्खी का, घर का निर्माण करना मजदूर मक्खी का कार्य है। और नर मक्खी का कोई बहुत विशेष कार्य नहीं है, ये भी किसी छत्ते में निवास करती है। अब क्या होता है, रस कैसे, कोई मक्खी उड़ती हुई जाती है, ठीक है ना, कोई मक्खी या मक्खियां उड़ते हुए जाती हैं आसमान में, और उनको जब कहीं पर किसी अच्छे फूल का रस मिल जाता है, तो वो वहां से क्या करती हुई, वो वहां से एक प्रकार का नाच करती हुई, या वहां खनखनाहट की आवाज करती है, या एक इशारा करती है, और वहां से नाच करती हुई वापस आती है अपने घर की तरफ। जब कोई मधुमक्खी पुष्प का रस या फूल का रस पा जाती है, तो फूल का रस जहां से पाती है, तो वहां से जब वो वापस आती है, तो नाचती हुई, भरभराती हुई, आवाज करती हुई छत्ते की तरफ आती है, जिससे सभी जो मजदूर मक्खियां हैं उनको पता चल जाता है कि कहां पर रस, और वो उसी मधुमक्खी के पीछे पीछे जाती है। वो मधुमक्खी नाचती हुई, आवाज करती हुई उसी रास्ते पर जाएगी, और उसी के पीछे पीछे सारी मधुमक्खियां जाती हैं, और फिर सारी मधुमक्खियां वहां से रस लेकर के और वापस अपने घर को आती हैं, अपने छत्ते पर आती हैं, और यहाँ पर रस एकत्र करके अपना शहद का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से तीनों मधुमक्खियां हैं। रानी मक्खी का कार्य अलग है, अंडे देना, नर मधुमक्खी का कार्य अलग है, और जो मजदूर मधुमक्खियां हैं उनका कार्य है क्या करना, घर का बनाना, एक छत्ते का निर्माण करना, बच्चों की सेवा करना, फूलों का रस लाना, एकत्र करना, ये सारा कार्य मजदूर मक्खियों के द्वारा होता है। और इस तरह से ये शहद का निर्माण होता है, और फिर उस छत्ते से आप शहद प्राप्त कर पाते हैं, उस छत्ते से आप शहद को प्राप्त कर पाते हैं, या आपको शहद मिल जाता है। अच्छा, अब इसमें यह है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय क्या है, कब मधुमक्खियां अंडा देती है, या रानी मक्खी अंडे कब देती है, तो उसका समय है बच्चों अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का समय है। कब से, अक्टूबर से दिसंबर, कब तक बच्चों, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है ये अंडे देने का, ठीक है ना, किसका समय होता है, ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय। अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। बहुत से लोग जो है इसका व्यवसाय करते हैं, मधुमक्खी पालन का बहुत से लोग व्यवसाय करते हैं, और वो उसको क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन, बड़ी संख्या में मधुमक्खियों को पालते हैं, और फिर उससे जो शहद मिलता है उस शहद को बाजार में, मार्केट में उसको बेच देते हैं, उसका विक्रय कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। इसके लिए आपको मधुमक्खियों का एक बॉक्स आता है, मधुमक्खी पालन करने के लिए एक बॉक्स आता है, और उस बॉक्स को आप बगीचों के बीच में, पेड़ों के बीच में, जहां पर आपके लीची के पेड़ हो या कोई बगीचा हो, उस गार्डन के बीच में आप उस बॉक्स को रख देंगे, और उसमें कुछ मधुमक्खियां आप जो है रख देते हैं, ठीक है ना, और मधुमक्खियों को रखने के बाद आप वहां पर देखेंगे कि धीरे धीरे पहले थोड़ी सी रहती है। आपने देखा होगा कि कहीं पर जब मधुमक्खी का छत्ता लगता है तो पहले छोटा सा छत्ता रहता है, ठीक है ना, पहले वो छत्ता क्या रहता है, छोटा सा रहता है, और जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जितना ज्यादा समय हो जाएगा छत्ता या उनका घर उतना ही बड़ा हो जाएगा, और उतनी ही ज्यादा उसमें मधुमक्खियां भी हो जाती। आप शुरुआत में छत्ता लगता है तो छोटा सा छत्ता लगता है, ठीक है ना, शुरुआत में आपने देखा होगा कि छोटा सा छत्ता इस तरह से लग जाता है। आप देखते हैं कि बहुत छोटा सा छत्ता गिनती की उसमें 100-200 मक्खियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो छत्ता कितना बड़ा हो जाता है, या इससे भी बड़ा हो सकता है। कारण क्या है कि
जब ये मधुमक्खियां हैं, इनमें मधुमक्खियों में क्या होगा, धीरे धीरे अंडे होंगे, अंडे से फिर बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के बाद वो बच्चे बड़े होकर के फिर उनसे फिर अंडे होते हैं, अंडे से फिर बच्चे होते हैं, ऐसे धीरे धीरे उनका परिवार बड़ा होता जाता है। और जब परिवार बड़ा होता जाता है तो जो मजदूर पक्षियां हैं, श्रमिक पक्षियां हैं, वो अपना घर भी बड़ा करती जाती है, और जब ज्यादा घर बड़ा हो जाता है तो उसमें शहद की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। तो इसमें जो है अनीता एक लड़की है, बिहार राज्य के रहने वाली है। तो अनीता जो लड़की है वो कहाँ रहती है, बिहार में। लिखा है, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ। मैं बिहार, ये जो बिहार में है, मेरे घर पर माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालन का काम करती हूँ। लोग बहुत से व्यवसाय करते हैं, जिसमें से मधुमक्खी पालन भी एक व्यवसाय है, एक धंधा है। लोग क्या करते हैं, मुर्गी पालन का काम करते हैं, लोग मुर्गियां पालते हैं। उनसे क्या होता है, उनसे बच्चे निकलते हैं, उनसे चूजे बनते हैं, अंडे बनते हैं। तो क्या करते हैं, मुर्गी पालन से लोग अंडे का व्यवसाय कर लेते हैं। ऐसे ही बकरी पालन करते हैं, ठीक है ना, लोग बकरी पालन करते हैं। रेशम के कीट, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालते हैं, उससे रेशम प्राप्त होता है। मछली पालन करते हैं। ये सब व्यवसाय है। क्या है बच्चों, ये सब कई तरह के व्यवसाय है। और ऐसे ही व्यवसायों में से मधुमक्खी पालन भी एक व्यवसाय है। और उस मधुमक्खी पालन में आप क्या करते हैं, आप मधुमक्खियों को पालते हैं, उससे जो शहद मिलता है उस शहद को आप बाजार में बेच करके और उससे आप पैसे कमा लेते हैं। तो इसमें अनीता अपनी स्टोरी बता रही है। वो कहती है, इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चलाती थी। क्या करती थी वो, बकरियां, ये भी व्यवसाय है, बकरी पालन, भेड़ पालन, ठीक है ना, ये सब पशुपालन के अंतर्गत आ जाते हैं। ये क्या है, ये पशुओं को पालना, और उससे आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इनको बढ़ा सकते हैं। मैं बकरियां चलाती थी। मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन था, पर माता पिता लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। स्कूल जाना एक सपना था अनीता का। लिखा है, एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक करके देख ली थी। बच्चों को देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने अपने हिम्मत करके अपने माता पिता से स्कूल के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ और पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी होता है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई करने से कोई जरूरी नहीं कि केवल नौकरी के लिए पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई करने से आपको बहुत से फायदे हैं। नौकरी तो है ही, नौकरी तो है ही, इसके बाद आप जो है, यदि आप अच्छे पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगे, आप अच्छी नौकरी पा जाएंगे। नहीं नौकरी करते हैं, आप कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी व्यवसाय, कोई भी धंधा करते हैं, उसमें आप अच्छे तरीके से उस धंधे को कर पाएंगे। अपने घर में अपने छोटे बड़े भाई बहनों को आप उनको भी पढ़ा सकते हैं, उनको भी शिक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे कई लाभ हैं जो आप शिक्षा के द्वारा ले सकते हैं। तो कहती है कि मेरे गांव के टीचर ने मेरे माता पिता को समझाया, और तब जाकर के मुझे पढ़ने के लिए मुझे वो तैयार हुए। मुझे पता नहीं कैसे मेरे माता पिता मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं ला पाती, पर टीचर के सवाल का जवाब देती थी और उनसे सवाल पूछती थी। इसलिए आगे कहता है, स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6वीं कक्षा से खर्च बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने एक हल ढूंढ निकाला। मैंने अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। एक याद इसने शेयर की है। इसमें लिखा है, मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, और 2 बच्चों को छोड़कर शेष सारे बच्चे मेरे यहाँ पढ़ना बंद कर दिए। कुछ दिन बीतने के बाद वो सारे बच्चे मेरे पास वापस आ गए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। बताओ,
कुछ आपसे पूछ रहा है, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में आपको बताना है। क्या कोई ऐसे आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ना चाहता हो और वो पढ़ ना पाया? आगे कहता है, हर आप उसका अगर जानते हैं तो आप अपने इसमें चर्चा कर सकते हैं। हर बच्चे का एक हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को कर सकता है। 8वीं तक की पढ़ाई में यदि शासन आपको क्या करता है, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करता है। आप गवर्नमेंट विद्यालयों में चाहें तो आप निःशुल्क रूप से शिक्षा ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भुगतान, कोई पैसा, कोई फीस नहीं देनी है। आगे इसमें लिखा, धीरे धीरे मैंने गाँव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी और घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लिया करती। मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक का समय लिखा इसमें। तो कैसे उसने पहले छोटी थी वो लड़की अनीता, और छोटी से उसने बहुत जिद की और जिद करने के बाद जो है वो स्कूल जाना, स्कूल जाने लगी, वो पढ़ने लगी। 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, और 6वीं के बाद जब उसे पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता हुई तो उसने छोटे कक्षा के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती ट्यूशन के रूप में, और उससे जो कुछ पैसा मिलता था उस पैसे से वो क्या करती थी, अपनी पढ़ाई का खर्च निकाले। धीरे धीरे वो अनीता बड़ी हो जाती है और फिर उसने क्या किया, देखिए इसमें लिखा, स्कूल से मधुमक्खी, फिर उससे मधुमक्खी पालन शुरू करती। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़, मैंने अभी आपको बताया है कि लीची के पेड़ जो है उसके फूल मधुमक्खियों को बहुत पसंद है, और उनके फूलों का रस मधुमक्खियां आराम से उनको लेकर के और शहद का निर्माण करती। उसने बताया कि मेरे इलाके में लीची के बहुत फूल हैं, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम करूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं इकलौती लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियां, ये मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है। मधुमक्खियां, मैंने मधुमक्खी पालन शुरू करने किया और सबसे अच्छा समय यही होता है। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? आपने देखा होगा अक्सर कि जो फूल होते हैं आपके घर के आसपास, जो फूल है उन पर तितलियां, उन पर भौरे, या उन पर और दूसरे तरह के कीट, ये छोटे छोटे कीड़े, वो उन फूलों पर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? उन फूलों से वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। भोजन में उनका रस, जो फूलों का रस होता है, उस रस को वो अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। बच्चों, लिखा है, उनके नाम बताना है। कुछ नाम लिख सकते हो जो फूलों पर बैठे हुए कीड़े आपने देखा है। आप लिखेंगे, जी हाँ, क्या देखा है? तितलियों को फूलों पर बैठे देखा है, भौरों को फूलों पर बैठे देखा है, और भी आपने देखेंगे कि आपने मधुमक्खियों को देखा, और भी ऐसे कई कीड़े हो सकते हैं जिनको आपने देखा होगा। ये नाम मालूम है तो आप उनको लिख सकते हैं। कॉपी में उनका चित्र बना करके रंग भरना है। तो आप कॉपी में एक तितली का चित्र बनाएंगे, आप तितली का चित्र बनाएंगे, और तितली का चित्र बनाने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, आपको उसमें रंग भरना, ठीक है ना? आप इस तरह से आप देखें होंगे, इसमें तितली का चित्र बना लेंगे, और तितली का चित्र बना करके आप इसमें रंग भर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से कोई भी आप तितली का चित्र बनाएंगे, किसी भी कीट का या कीड़े का चित्र बना सकते हैं। आप वे फूलों पर क्यों आते हैं पता, तो बताइए कि तितलियां, मधुमक्खियां फूलों पर क्यों आती हैं? अपने भोजन के लिए क्यों आती हैं? वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, या फूलों का रस खाने के लिए, चूसने के लिए, या पीने के लिए वो फूलों पर आती हैं। जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज आती है? आवाज पता करना। आपने देखा होगा मधुमक्खी के उड़ने पर कैसी आवाज आती है, या भौरे के उड़ने पर कैसी
जैसे कोई चीज कप रही, कंपन वाइब्रेट हो रही हो। अनीता का मधुमक्खी पालन इसमें आगे लिखा है, मैंने मधुमक्खी पालन का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ा करके 5,000 रुपए बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बॉक्स खरीदे। एक बॉक्स कीमत 2,000 रुपए थी, बाकी बचे रुपए से मैंने मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयां खरीदी। ठीक है ना, आपको उस पर मधुमक्खियों को लुभाने के लिए मीठा घोल बनाना पड़ता है और उस मीठे घोल को आप उस छत्ते पर डालते हैं, जिससे मधुमक्खियां आकर के वहां पर बैठती हैं। सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बॉक्स कम पड़ने लगे। मैंने 2 बॉक्स और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था, कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी, जिससे मेरा चेहरा, हाथ में सूजन हुई, दर्द बहुत होता था, पर किसी से कहती नहीं थी, क्योंकि ये काम मैंने अपनी इच्छा से शुरू किया। पता करो तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खियों को काटने पर क्या लगाते हैं। तो आप बताइए, जैसे आपको चींटी काट लेती है, ठीक है ना, चींटी काट लेती है या मधुमक्खी काट लेती है, गौरैया काट लेती है, तो आप क्या लगाते हैं हाथ में? कुछ जानकारी है आपको क्या लगाया जा सकता है? आप चाहें तो उसमें चूना लगा देते हैं। मधुमक्खी के काटने पर क्या करते हैं लोग? चूना भी लगा देते हैं, ठीक है ना। मधुमक्खी के काटने पर चूना, वैसे दवा भी मिलती है मार्केट में, बाजार में दवा भी मिलती है, लोशन कोई मिलता है ना। तो वैसे प्रकृति ये होती है, कोई भी जीव, जैसे गौरैया चींटी है, ठीक है ना, गौरैया है, चींटी है या मधुमक्खी है, कोई भी जीव काटते हैं तो मालूम पड़े क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनके काटने पर आपने उस जगह पर काटी गई जगह पर थोड़ा सा जलन होती है, और जलन होने के बाद हो सकता है कभी कभी स्वेलिंग भी आ जाती है। स्वेलिंग भी आ जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप चाहे तो वहां पर निरमा घिस के लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आप जो घर में आपके घर में जो डिटर्जेंट होता है, निरमा पाउडर होता है ना, आप उसको घिस करके थोड़ा सा लगा लेंगे। क्या होता है, क्योंकि ये क्षार होता है, और जो चिट्ठी गौरैया या सतैया जो भी है, ये जो हमें काटती है ना, तो ये क्या करती है, ये काटने के बाद अम्ल हमारे शरीर में, एसिड, ये हमारे शरीर में एसिड डाल देती है, और एसिड डालने पर यदि हम उसमें चूना लगा देंगे या निरमा लगा देंगे तो उससे क्या होता है, उससे उस जलन को हम खत्म कर पाते हैं, शांत कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप ये लेसन जो है इसको हम आगे कुछ प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों को हम कल करेंगे। आपको ये लिख करके लाना है कि चींटी के गौरैया के काटने पर आपको क्या क्या लगाते हैं। अपने घर में पता भी कर सकते हैं, मम्मी से पापा से पूछ करके कि कौन सी दवा काम में आती है। ये कौन सा दवा नहीं, ऐसी सामान्य चीजें जो आपके घर में है। लोग अदरक चोट लगा देते हैं, घिस देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, जो सूखी हुई अदरक है उसको आप पानी में घिसते हैं, उसको पानी में आप घिस लेते हैं और घिसने के बाद उस जगह पर लगा देते हैं, तो जलन शांत हो जाती है और धीरे धीरे वो स्वेलिंग को भी खत्म कर देता है। आप जो है चूना लगा सकते हैं, खाने वाला जो चूना होता है उस चूने को उस जगह पर लगा देंगे, उससे भी आपकी जलन और स्वेलिंग शांत हो सकती है। ऐसे और भी आपको पता करना है अपने घर में कि चींटी मधुमक्खी के काटने पर हमें क्या चीज और उपयोग कर देनी चाहिए, करनी चाहिए। अब ये पाठ बच्चों अभी आगे और है, इस पाठ को अब हम अगले दिन इसको खत्म कर देंगे, पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।